हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय। द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अमेरिका की एक और सीरियल किलर के बारे में, लेकिन इसमें अलग ये है कि इस केस को आप दुनिया का सबसे परफेक्ट क्राइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि 60s के दौरान ये हुआ था, मर्डर्स हुए थे और आज तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। किसने किया था वो आदमी आज तक पकड़ा नहीं गया है। ये काफ़ी पॉपुलर केस है दोस्तों, इसके बारे में शायद आपने भी सुना होगा। द ज़ोडिएक किलर के नाम से ये फेमस है और द ज़ोडिएक करके एक मूवी भी है जो इसी केस के ऊपर बेस्ड है और वो मूवी काफ़ी फेमस है, तो वो मूवी शायद आपने देखी होगी। तो आज की कहानी इसी सीरियल किलर द ज़ोडिएक किलर के बारे में है और ये कहानी हमें सजेस्ट की थी हमारे एक व्यूअर जो कि बांग्लादेश से है। तो थैंक यू सो मच भाई ये कहानी सजेस्ट करने के लिए। तो बिना किसी देर से ये कहानी शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर तक 5000 कंप्लीट करने हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये जो केस है द ज़ोडिएक किलर केस, ये लेट 1960s में नॉर्थ कैलिफोर्निया में ऑपरेट करता था, मतलब ये सीरियल किलर, और ये दुनिया का सबसे मोस्ट फेमस अनसॉल्व्ड केस है। ये ऐसे हुआ था कि सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में दिसंबर 1968 और अक्टूबर 1969 के बीच 5 शूट आउट हुए थे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 2 लोग बहुत ही गंभीर रूप से इंजर्ड हो गए थे। ये ज्यादातर जो क्राइम है ये सब अर्बन या फिर रूरल जगह पे होता था, मतलब सुनसान जगह पे होता था जहाँ पे कोई ज्यादा आता जाता नहीं है। और ये खूनी ये सीरियल किलर जिन लोगों का शिकार करता था, जो इसके मेन विक्टिम्स थे, वो थे जो कपल्स होते हैं, किसी सुनसान जगह में कार पार्क करके बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं, वैसे लोगों को ये अपना टारगेट बनाता है। लेकिन इसने एक टैक्सी ड्राइवर को भी अपना टारगेट बनाया था। वैसे तो इस किलर को कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन ये किलर क्या करता था, चिट्ठी लिख के पुलिस या अखबार में भेजता था और उनको टॉन्ट करता था कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तक मुझे नहीं पकड़ पा रहे हो, उनको चैलेंज करता था। और ऐसे ही लेटर्स में उसने क्लेम किया था कि उसने 37 से ज़्यादा विक्टिम्स का खून किया है, लेकिन जो कन्फर्म्ड है वो है 5 लोग। और ये जो नाम है ज़ोडिएक किलर, ये भी उसने खुद ही दिया था। जो लेटर्स वो प्रेस और पुलिस को भेजता था, उन्हीं लेटर्स में वो खुद को ज़ोडिएक किलर बताकर वहाँ पे एक साइन करता था और अपना एक सिंबल वहाँ पे लिख देता था लास्ट में। इन लेटर्स के बारे में मैं इतना ज़्यादा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके क्राइम से ज़्यादा ये लेटर्स ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये लेटर्स ये सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखता था, ये एकदम कोडेड मैसेज में वो सब लिखता था। सिंबल्स अलग अलग तरह के, गोल, स्क्वायर, लाइन, ऐसे ऐसे, मतलब अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। और आज ये 50 साल हो गए हैं ये केसेस को, तो इसने बहुत सारे लेटर्स भेजे थे, उनमें से सिर्फ कुछ ही लेटर्स डिक्रिप्ट हो सके हैं, ज़्यादातर लेटर्स आज भी डिकोड नहीं हो पाए हैं। और इनमें से एक ऐसा पर्टिकुलर लेटर था जिसमें इसने एक एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक चीज़ लिखी हुई थी, बहुत ही भयंकर चीज़, और वो चीज़ मैं आगे में कहानी में आपको बताता हूँ। अभी इस केस में बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टिगेशन हुआ था दोस्तों, बहुत ही ह्यूज, क्योंकि पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही थी। बहुत सारी पुलिस एजेंसीज इसके पीछे लगी हुई थी और बहुत लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया, मतलब शक के बिना पे। और सिर्फ एक आदमी उनको ऐसा मिला जो एक्चुअली पुलिस भी मानती थी कि शायद ये हो सकता है, लेकिन उसका भी 100% कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए उसको अरेस्ट, मतलब उसका ट्रायल नहीं चल पाया कोर्ट में। अभी चलिए जो मर्डर्स हुए हैं, जो शूट आउट हुए, उनके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला शूट आउट हुआ था उसका नाम है लेक हरमन रोड मर्डर्स। ये सबसे पहला हत्याकांड था जो ज़ोडिएक किलर ने किया था। 2 हाई स्कूल स्टूडेंट्स जिनका नाम है बेटी लो जेनसन एंड डेविड आर्थर फराडे, 20 दिसंबर 1968 को वो लोग लेक हरमन रोड में, एक रोड समझ लीजिए, वहाँ पे वो लोग अपनी कार से ड्राइव में जाते रहते हैं। वो लोग ऐसे गाड़ी चला के लेक हरमन रोड जो है उसमें जाते रहते हैं, मतलब आम सी बात है, जैसे हम लोग भी किसी दोस्त के साथ ऐसे ड्राइव पे निकल जाते हैं कभी कभी। और उसी रास्ते में एक कच्चा रास्ता भी था थोड़ा सा, जो मेन रोड से थोड़ा अलग था, जो ग्रेवल रोड इसको बोला गया है। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी कार को पार्क किया और वो लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। तभी करीब 10-15 के आसपास रात को एक कार, जिसका जो चला रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था, एक कार उनकी कार के पीछे आके रुकती है और फिर उसका जो चालक है, ड्राइवर है, वो उतरता है और इनकी कार की तरफ, जेनसन और डेविड के कार की तरफ आता है। वो सीधा उन पर बंदूक तांग देता है और बोलता है कि वो लोग कार से बाहर आए। जो बेटी जेनसन है वो पहले कार से बाहर आती है और फिर डेविड बाहर आने की कोशिश करता है। जैसे ही डेविड फराडे कार का दरवाजा खोलकर बाहर आता है, किलर सीधा उस पर एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज में उस पर गोली चला देता है उसके सिर में।
ये देख के जो जेनसन है वो डर के भाग जाती है, भागने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसको भी 5 गोली मारता है। दोनों की मौत वही हो जाती है और फिर किलर अपनी कार लेके वहां से चला जाता है। उसके बाद दूसरा हत्याकांड, ब्लू रॉक स्प्रिंग्स मर्डर। ये करीब पहले हत्याकांड के 6 महीने बाद 4 जुलाई 1969 को हुआ था। ये भी एक्चुअली ठीक उसी तरह ही हुआ था। 2 लोग थे, डार्लिन फेरिन और माइकल मैग्यू। वो लोग ब्लू रॉक स्प्रिंग्स करके एक पार्क के पार्किंग में, सुनसान जगह थी दोनों ही, वहाँ पे वो लोग रुके हुए थे। कपल्स थे दोनों, तो ऐसे ही कार में बातचीत कर रहे थे। और ये जो दूसरी ये हत्याकांड है, वो जो पहली हुई थी उससे सिर्फ 4-5 किलोमीटर ही दूर था। और ये लोग फिर कार में बैठे हुए थे और फिर उसी तरह से एक दूसरी कार आती है, इनके बाजू में रुकती है और बिना पार्किंग किए वो कार चली जाती है। उसके सिर्फ 10 मिनट बाद फिर से वो कार वापस आती है और इनके कार के एकदम पीछे वो पार्क करता है। ड्राइवर निकलता है, उसके हाथ में एक गन है और फिर वही उन दोनों को, जो पहली कार में है, उन दोनों को बाहर निकलने के लिए बोलता है। वो दोनों को करीब 5-6 गोली मारता है। इतनी सारी गोलियां मारता है कि कोई मुंह से निकल गया है, कोई गर्दन से निकल गया है। और फिर वो अपनी कार की तरफ जाता है, लेकिन वो देखता है कि ये दोनों फिर भी जिंदा है। मौन कर रहे थे वो दोनों। तो फिर वो वापस आता है और इन दोनों को फिर से 2-2 गोली मारता है और इस बार उनकी मौत हो जाती है। अब ठीक उसके दूसरे दिन यानी कि 5 जुलाई 1969 को, ये सवेरे के 12:40 का टाइम था। उस एरिया का वैसे नाम था वेलाहो। तो वेलाहो पुलिस स्टेशन जो है, वहाँ पे एक आदमी फ़ोन करता है, एक अननोन शख्स फ़ोन करता है और इस हत्याकांड के बारे में बोलता है कि ये पार्किंग लॉट में इन दोनों लोगों को मैंने ही मारा। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। इस फ़ोन कॉल में वो ये भी बताता है कि जो लेक हरमन रोड मर्डर्स था, जो 6 महीने पहले हुआ था, वो भी इसी ने किया था। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये जो फ़ोन कॉल एक पब्लिक फ़ोन से किया गया था, वो पब्लिक फ़ोन इस पुलिस स्टेशन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे था। यानी कि वो किस तरह का किलर है, आप सोचिए। पुलिस को कैसे वो चैलेंज कर रहा है। पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर रहा है सिर्फ 500 मीटर दूर एक फ़ोन बूथ से। एक बात के लिए माफ़ी चाहूँगा कि इस केस में, इस दूसरे हत्याकांड में 2 लोग थे, जिसमें से एक की मौत हो गई थी और दूसरे को काफ़ी गोली लगी थी, लेकिन वो बच गया था। उसको हॉस्पिटल टाइम में लेके जाया गया था। और जो बच गया था, फिर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तब उसने बोला कि किलर किस तरह का दिखता था। मतलब अच्छे से तो उसने देखा नहीं, फिर भी उसका हुलिया ठीक ठाक उसने बोला था। उसने बोला था कि जो अटैकर है वो करीब 26 से 30 साल का होगा और 200 पाउंड्स यानी कि 80-90 किलो का आदमी होगा, नॉर्मल वेट का, और 5 फुट या 6 फुट इतने तक का हाइट का होगा। लेकिन उसने स्पेसिफिकली बोला था कि ये आदमी एक वाइट मेल है, मतलब गोरा आदमी है। और इस चीज़ की इस केस में काफ़ी अहमियत है, ये आप याद रखिए। अभी दोस्तों, इस फ़ोन कॉल को करने के बाद भी उसका जो मन है वो नहीं भरा है। मतलब ये सीरियल किलर्स में देखा जाता है कि वो लोग क्राइम करते हैं, लेकिन इसके बदले में उनको पॉपुलैरिटी चाहिए, न्यूज़ वालों का अटेंशन चाहिए या फिर पुलिस वालों का। एक तरह से मतलब वो पब्लिक एनिमी जिसको बोलते हैं, तो वो ये हर सीरियल किलर की तरह वो ये बनना चाहता था। इसीलिए पहले उसने फ़ोन किया, अपना जुर्म कबूल किया और उसके बाद जो लेटर्स का सिलसिला है वो शुरू होने वाला था। उसने अखबारों को या फिर रेडियो चैनल और जो पुलिस वाले हैं उनको कई सारे लेटर्स लिखे। सबसे पहला लेटर उसने लिखा था 1 अगस्त 1969 को। 3 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स को उसने 3 लेटर्स लिखे। वो न्यूज़पेपर थे जो वही टाउन था, जो वेलाहो टाइम्स हेरल्ड, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर। इन तीनों न्यूज़पेपर्स को उसने 3 लेटर्स लिखे। वो तीनों लेटर एकदम आइडेंटिकल थे और वो जो तीनों लेटर्स थे उनमें 408 यानी कि 408 मतलब अजीबोगरीब सिंबल्स थे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोडेड मैसेज में वो बात करता है और उसका मतलब कहना ऐसा है कि अगर इस पजल को, इन कोडेड मैसेज को आप सॉल्व करोगे तो तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। उसका कहना था कि इन्हीं कोडेड मैसेज में उसकी आइडेंटिटी छुपी हुई है। अब उस किलर ने डिमांड किया ये जो जितने सारे लेटर्स हैं उनको एकदम इन पेपर्स के फ्रंट पेज में छापा जाए, और अगर नहीं छापते हैं तो वो अपना जो किलिंग है वो जारी रखेगा और ज़्यादा किलिंग्स करेगा। अब अखबारों ने डर के मारे वो जो लेटर्स है वो सब छाप दिए, लेकिन नीचे पुलिस वालों का एक कमेंट भी लिखा कि जो ये बोल रहा है ये मतलब ये झूठ भी बोल सकता है, तो उसको प्रूफ करने के लिए उसको और प्रूफ देना होगा पुलिस या अखबारों को। तो इस बार वो ज़ोडिएक किलर ने क्या किया, ये प्रूफ देने के लिए कि पहले लेटर जिसने लिखा है उसी ने ये खून किया है,
उसने इस बार इस दूसरे लेटर में खुद को ज़ोडिएक किलर बताया और उसने उन लेटर्स में जो दोनों हत्याकांड उसने किए थे ऐसे ऐसे डिटेल्स उसने लिखे जो कि या तो सिर्फ पुलिस को पता हो सकते हैं या फिर जिसने ये खून किया है उसको पता हो सकते हैं। तो इससे प्रूफ हो गया कि लेटर्स लिखने वाला ज़ोडिएक किलर ही है। और इन दूसरे लेटर्स में भी उसने यही लिखा कि इस कोड को अगर क्रैक करोगे तो मुझ तक तुम पहुंच जाओगे। 8 अगस्त 1969 को दो लोगों ने इन लेटर्स में से एक लेटर को क्रैक कर दिया था। उन दोनों लोगों का नाम था डोनाल्ड एंड बेटी हार्डन। 408 सिंबल के इस कोडेड मैसेज को डिकोड करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन जब इसको डिकोड किया गया तो ये जो किलर है इसका जो सिनिस्टर माइंड है दोस्तों, इतना जो खतरनाक इसकी सोच है वो सामने आ गई। और ये जो लेटर है वो आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं और मैं इसको एकदम धीरे से आपको पढ़ के बताता हूँ। आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज सो मच फन. It is more fun than killing wild animals in the forest. Because man is the most dangerous animal of all. To kill something gives me the most thrilling experience. It is even better than getting your rocks off with a girl. The best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise and all the people I have killed will become my slaves. I will not give you my name because you will try to slow me down और स्टॉप माई कलेक्शन ऑफ स्लेव्स फॉर माई आफ्टर लाइफ। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये बोल रहा है कि जो खून करता है ये लोगों का, तो वो बहुत ही ज़्यादा इसको मज़ा आता है। जानवरों को मारने से ज़्यादा इसको मज़ा लोगों को मारने में आता है। और इसके लिए मतलब ये बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। इसके लिए ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर किसी लड़की के साथ मतलब अपोजिट सेक्स के साथ अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उससे भी ज़्यादा खुशी इसको खून करके मिलती है। और लास्ट पार्ट सबसे ये सब स्पूकी चीज़ें ही मतलब मज़ेदार लगती है दोस्तों। लास्ट पार्ट में इसने बोला है कि ये जो लोगों को मार रहा है वो इसीलिए मार रहा है क्योंकि ये जब खुद मरेगा तो वो जन्नत में पैराडाइस में जाएगा और जितने लोगों को इसने मारा है वो सभी के सभी पैराडाइस में जाके इसके स्लेव्स बन जाएंगे, इसके नौकर बन जाएंगे। तो खैर फिर ये लेटर डिकोड हो गया और इस लेटर को पढ़ के लोगों को एकदम होश उड़ गए। पब्लिक हो, न्यूज़ मीडिया जितने भी थे, मिनिस्टर्स थे, कि किस तरह का आदमी, तो मतलब बहुत ही खतरनाक आदमी है ये। अब पुलिस इसको नहीं पकड़ पा रही थी और फिर थर्ड मर्डर भी हो गया था। एक लेक के पास पैसिफिक यूनियन कॉलेज करके कोई कॉलेज है, उनके दो स्टूडेंट जिनका नाम था ब्रायन हार्टनेल और सिसिलिया शेफर्ड, ये दोनों उस लेक के पास, रात का ही टाइम था, मतलब ऐसे ही बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तभी एक व्हाइट आदमी मतलब गोरा आदमी उनको अप्रोच करता है। उसके हाथ में कोई हथियार था। वो उनको बोलता है कि मैं जेल से अभी भाग के आया हूँ और वहाँ पे मैंने एक गार्ड का खून भी किया है और मैं जिस गाड़ी में भागा हूँ वो गाड़ी ओवरहीट हो गई है और मुझे अभी तुम्हारी गाड़ी चाहिए। ये दोनों भी काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि सुनसान जगह थी दोस्तों। आप इमेजिन कीजिए, आप लोग बैठे हुए हैं किसी लड़की के साथ और फिर कोई आता है, ऐसा बोलता है मैं एक्स कन्विक्ट हूँ, ऐसा जेल से भागा हूँ, कितना डर जाएंगे आप लोग सोचिए। उसने 2 प्लास्टिक या नायलॉन की कोई रस्सी उन दोनों को दी और बोला कि एक दूसरे को तुम लोग बांध दो। फिर उन्होंने एक दूसरे को बांध दिया। लेकिन उसके बाद उस किलर ने क्या किया, उसको कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए थी। उसका मेन मकसद था इन दोनों का खून करना। पता नहीं क्यों उसने ये झूठी कहानी बोल के ऐसा किया। लेकिन जब उसने देखा कि ये दोनों बंध चुके हैं, उसने एक बहुत बड़ा चाकू निकाला और बुरी तरह से इन दोनों को स्टैब किया। जो हार्टनेल था उसको 6 बार चाकू मारा गया और जो शेफर्ड है उसको 10 बार चाकू मारा गया। लेकिन इस बार फिर उसने एक नई चीज़ की, जो गाड़ी थी उस पर भी उसने वो अपना जो एक सिग्नेचर सिंबल है ये दिखाने के लिए कि ज़ोडिएक ने ही इनका खून किया है, उनकी कार पे उसने वो ड्रॉ कर दिया। उस काम को करने के ठीक करीब 1 घंटे बाद, मतलब 6:30 बजे ही हुआ था और करीब 7:30 फिर 7:40 को किलर ने उस जगह के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और फिर फ़ोन करके इस क्राइम के बारे में बताया और ये भी बता दिया कि मैं ही ज़ोडिएक हूँ और ये क्राइम भी मैंने किया है। जब पुलिस वाले उस जगह पे आए जहाँ से उसने फ़ोन किया था, तो वो फ़ोन मतलब ऐसे नीचे लटका हुआ था, उसने फ़ोन रख भी नहीं दिया था, ऐसे लटका हुआ था, उसी स्टेट में था। और उस जो फ़ोन था उससे पुलिस वालों को एक हल्का फुल्का एक हैंड प्रिंट मिल गया था। लेकिन जब उस हैंड प्रिंट को पुलिस वालों ने अपने डाटाबेस से मैच किया तब कोई भी मैच सामने नहीं आया। अब इसका एक ये मतलब भी हो सकता है कि ये जो किलर है वो शायद पहले कभी अरेस्ट ऐसे हुआ नहीं है, इसीलिए डाटाबेस में उसका मैच नहीं मिला। और जिन दोनों लोगों को उसने चाकू मारा था वो लोग अभी भी मतलब बच गए थे इतनी बार चाकू मारने के बाद भी।
उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन जो शेफर्ड था जिसको 10 बार चाकू मारा गया था वो पहले कोमा में चला गया, लेकिन उसके बाद में 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन जो हार्टनेल था वो सरवाइव कर गया था। अब आता है लास्ट जो चौथा केस हुआ दोस्तों, वो ये हुआ था अक्टूबर 11, 1969। एक टैक्सी में जिसका ड्राइवर था पॉल स्टाइन, उस टैक्सी में एक आदमी बैठता है और ये जो जगह है वो है सैन फ्रांसिस्को शहर। और वो कैब ड्राइवर को बोलता है कि उसको वाशिंगटन एंड मेपल स्ट्रीट जाना है। और फिर कैब ड्राइवर कार स्टार्ट करता है और उसको लेके जाता है जहाँ पे उसको जाना है। लेकिन बीच रास्ते में ही वो एक जगह पे, सुनसान जगह पे, उसको बोलता है कि वो अपनी टैक्सी रोक दे। और फिर दोस्तों वो अपने जेब से एक 9 मिलीमीटर हैंड गन निकालता है और सीधा उसके सर पे गोली मार देता है उस कैब ड्राइवर के। उसके बाद वो उसकी जो वॉलेट है, कार की चाबी है, वो सब लेके और उसके शर्ट का एक ऐसे मतलब उसके शर्ट को फाड़ देता है, उस कपड़े का एक टुकड़ा लेके वो वहाँ से भाग जाता है। इस क्राइम को एकदम जब हो रहा था, जब वो समझो उन्होंने शूट किया, फिर कपड़ा फाड़ा, ये सब जो कर रहा था, तब 3 लड़कों ने उसको देखा था। शायद इतने पास से नहीं, लेकिन थोड़ी दूर से एकदम क्राइम होते हुए उन्होंने देखा था। लेकिन बार बार इसका लक देखिए कि इसको क्लियरली किसी ने नहीं देखा था। और वैसे भी बहुत पुरानी भी बात थी, तो जितने भी लोगों ने इसका डिस्क्रिप्शन देना चाहा, जो स्केच बनाते हैं पुलिस आर्टिस्ट, अच्छी तरह से नहीं बना पा रहे थे क्योंकि क्लियरली किसी ने नहीं देखा था। ये जब क्राइम हो रहा था, ये टैक्सी वाला और ये जो ज़ोडिएक है जो भाग रहा था वहाँ से, तभी एक पुलिस की कार भी इसको क्रॉस की थी और उन पुलिस वालों ने इसको देखा भी था, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए, कि वाइट मेल है ऐसे भाग रहा है करके, कुछ ही सेकंड्स के लिए देखा था। और फिर वो लोग जब कार लेके वो टैक्सी के पास आए जहाँ पे वो टैक्सी ड्राइवर की लाश रखी हुई थी, तब ये लोग को ऑब्वियसली उस पर ही डाउट होगा क्योंकि सुनसान एरिया था। तो उस आदमी को वो लोग चेज कर सकते थे, लेकिन उस आदमी को उन्होंने चेज इसलिए नहीं किया क्योंकि जो पुलिस डिस्पैचर है जो खबर देता है वायरलेस में, उसने बोला था कि इसका खून किसी ब्लैक आदमी ने किया था। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि ये वाइट ब्लैक का बहुत केस है, इसलिए इस केस में रेसिज्म का भी एक एंगल दिखाया गया है। फिर डिस्पैचर ने बोला कि ब्लैक है, इन्होंने जिसको देखा वो वाइट है, ये लोग भी कंफ्यूज हो गए और सिर्फ इसी वजह से वो आदमी शायद मतलब ज़्यादा दूर गया भी नहीं था, उन्होंने उसका पीछा नहीं किया उन पुलिस वालों ने। और ये शायद वही लास्ट टाइम था जो पुलिस वालों का एक चांस था कि उन्होंने मिस कर दिया इसको पकड़ने का, क्योंकि उसके बाद कोई मर्डर नहीं हुआ, कोई केस नहीं हुआ और कभी भी पुलिस आज तक उसको पकड़ भी नहीं पाई। अब ये खून पहले पुलिस ने सोचा था कि ज़ोडिएक ने शायद नहीं किया होगा क्योंकि वो तो जो कपल्स ऐसे लोनली प्लेस में बैठे होते हैं उनको टारगेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 13 अक्टूबर को इसी साल यानी 1969 में ज़ोडिएक फिर सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल जो न्यूज़पेपर है उनको एक खत में लिख के बोलता है कि वो जो टैक्सी ड्राइवर का खून था वो ज़ोडिएक नहीं किया था। और इसका प्रूफ देने के लिए ही उसने उस टैक्सी ड्राइवर का जो शर्ट है, खून करने के बाद उसका शर्ट फाड़ दिया था और वो जो टुकड़ा था वो अखबार वालों को भेज दिया था एज ए प्रूफ। इसके बाद ज़ोडिएक का कम्युनिकेशन जो है, जो लेटर्स के थ्रू वो बात करता है मीडिया से, पुलिस वालों से, वो चलता रहा। उसने एक लेटर में ऐसा भी लिख दिया जो कि बहुत ही भयंकर था। उसने लिखा कि वो एक बम बना रहा है, उसके पास है ऑलरेडी मतलब, और वो एक स्कूल बस को यानी कि बच्चों से भरे बस को वो टारगेट करेगा। पहले वो बम वहाँ पे फोड़ेगा और फिर जब कुछ बच्चे अगर बच जाएंगे तो बाहर से उनको शूट करके वो उनको ख़त्म कर देगा। ऐसा सेम उसने अखबार को लिख के भेजा था। सोचिए कि कितना ज़्यादा पैनिक होगा उस शहर में, इन सब चीज़ों का होना कितना ज़्यादा पैनिक करेगा। अब इसी बीच जो डिकोडेड मैसेज थे जो ये भेजता था उसको डिकोड किया गया 2-3 और को, लेकिन उससे कोई भी क्लूज नहीं मिले। उन सब मैसेजेस में भी इसने यही बोला था कि वो जो स्लेव्स रखेगा पैराडाइज में जाके, ये सब बातें ही बोली थी, लेकिन ये कौन है, इसका एड्रेस वगैरह क्या है, वो सब कुछ मालूम नहीं चल रहा था। बहुत ही लेंथी ये इन्वेस्टिगेशन था, बहुत ही ज़्यादा। अब दोस्तों इस केस में उस टाइम में मतलब लेट 60s में अमेरिका में बहुत इधर उधर सैन फ्रांसिस्को में भी हो बहुत सारे किलिंग्स हो रहे थे जो अनसॉल्व थे, और उन सब किलिंग्स को भी इस केस से मतलब ज़ोडिएक मर्डर केस से जोड़ा गया था। लेकिन वैसे प्रूफ कोई नहीं था कि 100% प्रूफ नहीं था कि ज़ोडिएक ने ही ये सब किलिंग्स किए हैं। उनमें से सबसे जो फेमस था, बहुत ही फेमस केस था उस समय का, वो था चेरी जो बेट्स, इस लड़की के हत्याकांड का। ये भी एक काफ़ी बड़ा केस है, इसके बारे में भी कभी मैं एपिसोड बनाऊंगा। इस लड़की को भी बहुत बुरी तरह से चाकू मारकर मारा गया था।
अब 69, 70, 1970 मतलब ऐसे ऐसे सालों में, सब्सिक्वेंट ईयर्स में ज़ोडिएक ने अखबारों से काफ़ी सारा ज़्यादा कम्युनिकेशन किया था। लेकिन उसका जो लास्ट कम्युनिकेशन था, मतलब लेटर उसने भेजा था, वो भेजा था जनवरी 29, 1974 में। और उस समय एक मूवी आई थी द एक्सोर्सिस्ट, और उसने इस मूवी के बारे में लिखा था। वैसे तो ये एक हॉरर मूवी है, लेकिन उसने कहा था कि ये कॉमेडी मूवी है, ऐसा करके उसने ये मैसेज भेजा था। जैसे कि मैंने आपको बोला दोस्तों कि ये केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए 2004 में जो सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस केस को बंद कर दिया था। लेकिन फिर से 2007 में इस केस को रीओपन किया गया और आज भी ये केस ओपन है। इस केस में एक जगह पर डीएनए एविडेंस भी पुलिस को मिला था। इस डीएनए एविडेंस को 2018 में, जो बहुत ही एडवांस ये सब लेबोरेटरी होती है, जो फॉरेंसिक साइंस होता है दोस्तों, हम तो इतना नहीं जानते, लेकिन ये सब में जांच में दिया गया था। ऐसी एक खबर आई भी थी कि जो ज़ोडिएक किलर है वो भी पकड़ा जाएगा। 2018 की बात है, लेकिन आज तो 2022 हो गया, आज तक ना कोई रिजल्ट आया, कुछ भी न्यूज़ अपडेट्स इस केस के बारे में अभी तक नहीं आया है। अब अंत में बात करते हैं एक आदमी की जिसके ऊपर पुलिस को एकदम बहुत ज़्यादा शक था, स्पेशली जो मेन चीफ ऑफिसर था इस केस में, उसको इस पर एकदम बहुत ज़्यादा शक था, और इसका नाम है आर्थर एलन। लेकिन ये प्रूफ नहीं होगा क्योंकि 1992 में ही इस आर्थर एलन की भी मौत हो चुकी है, तो ये सस्पेंस भी रह गया कि ये था कि नहीं। जितने भी लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था शक के बिना पर, उनमें से ये एकदम टॉप में था कि यही शायद ज़ोडिएक किलर होगा, क्योंकि 2-3 जिन जगहों पर ये क्राइम हुआ था, क्राइम सीन के पास ये पाया गया था। यहाँ तक कि जो स्टैबिंग में जो विक्टिम था माइक मेजौ, उसने इसकी एक 1992 की फोटो देख के कहा था कि इसी आदमी ने मुझे शूट किया था। लेकिन जो लास्ट एनकाउंटर हुआ था, जो पुलिस वालों ने उस आदमी को चलते हुए जाते हुए देखा था, उन लोगों ने कहा था कि ये वो आदमी नहीं था। तो एक जो विक्टिम है वो बोल रहा है कि ये था, इसने मुझे गोली मारी थी, और पुलिस है वो बोल रही है कि ये नहीं था। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है उससे कुछ साबित नहीं हुआ, और ये आदमी भी, इसको शक था लेकिन ये तो मर ही चुका था, तो ये केस मतलब अभी भी ऐसे ही लटका हुआ है। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की इस खतरनाक द ज़ोडिएक किलर की, जो आज तक पकड़ा नहीं गया है। हो सकता है वो आज भी ऑपरेट कर रहा हो, क्योंकि कितने सारे अनसॉल्व मर्डर्स हैं। खैर, होप करता हूँ ये कहानी सुन के आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको इस केस के बारे में और भी डिटेल जानना है तो जो मूवी है द ज़ोडिएक, वो मूवी आप ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी मूवी है। तो जल्द मिलता हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।